नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पीएम मोदी ने 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी सोनमर्ग टनल का किया उद्घाटन। कहा यह नया जम्मू कश्मीर है। टनल से सोनमर्ग समेत इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लगने वाले हैं नए पंख। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को लेकर साधा निशाना। कहा कश्मीर टेररिज्म से टूरिज्म की ओर अग्रसर। झुग्गी मामले में गरमाई दिल्ली की सियासत। बीजेपी ने कहा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। पैसा जमा करवाने के बावजूद झुग्गी वालों को नहीं मिली मकान की चाबी। पीड़ितों ने बयां किया अपना दर्द। संगम नगरी में लग रही आस्था की डुबकी। करीब 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। देसी विदेशी श्रद्धालुओं ने जताई खुशी। और इंडिया ओपन बैडमिंटन का कल से राजधानी दिल्ली में होगा आगाज। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक और चिराग शेट्टी सहित 36 भारतीय पेश करेंगे चुनौती। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी टनल का उद्घाटन किया जिससे कश्मीर और सोनमर्ग के बीच सर्दी और बर्फबारी के बीच भी संपर्क बना रहेगा। ये टनल श्रीनगर लेह हाईवे पर श्रीनगर से करीब 69 किलोमीटर दूर कुलन गांव से शुरू होती है और सोनमर्ग के शुटकड़ी गांव पर खत्म होती है। टनल की लंबाई 6.4 किलोमीटर की है। इस टनल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक एस्केप टनल और वेंटिलेशन टनल बनाई गई है। अप्रोच रोड और क्रीपर लेन की भी व्यवस्था की गई है। सोनमर्ग टनल का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। वहीं श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला टनल पर भी काम जारी है। जोजिला के बन जाने के बाद सोनमर्ग और द्रास के बीच कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। साथ ही श्रीनगर और कारगिल के बीच साल भर संपर्क बना रहेगा। जोजिला टनल का काम साल 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में हालत बदलने के काम अकेले सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने कंधे से कंधा मिलाकर किया है। अब राज्य का एक मुकम्मल भविष्य नजर आ रहा है। पुरानी जंजीरों को तोड़ जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुरंग के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराए। इसके लिए घाटी के लोग प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग का निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराने के लिए धन्यवाद करते हैं।
आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत आगामी हज सत्र के लिए भारत से 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा सुरक्षित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। रियाद में उन्होंने परिवहन और रसद सेवाओं के मंत्री सालेह बिन नासिर अल जस्सर से भी मुलाकात की। साथ ही दोनों देशों के बीच परिवहन और रसद क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई। श्री मनोज आहूजा जी, ओडिशा। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला ओडिशा 34वां राज्य बन गया है। सोमवार को दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और ओडिशा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, जुएल ओरांव और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव उपस्थित रहे। ओडिशा में आयुष्मान भारत लागू होने से वहां के 67 लाख से अधिक परिवार और 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा होगा। बार बार जाकर के बोलते थे हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको दिए, हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको दिया, हमने आपको सैटेलाइट सेंटर दिया। वी आर देयर टू हेल्प, वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन वो हठ योग ने उड़ीसा को लंबे समय तक वंचित रखा। आज जब उत्तरायण का प्रारंभ हो रहा है तो शायद उड़ीसा में भी उत्तरायण से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आज उस पल पर पहुंच चुके हैं जहां कि हम विकास के दृष्टि से मुख्य धारा में उड़ीसा को ला सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के मामले पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वहीं झुग्गी वासियों को मकान के झूठे वादे करने को लेकर भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गरीब लोगों के पैसे जमा करवा लिए लेकिन अभी तक घर नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल अपने चाटुकारों के साथ में बार बार मीडिया में आके झूठ बोलते हैं। बार बार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। मकान बनकर खड़े हुए हैं, सारे पैसे सरकार के खर्च हो चुके हैं, ये सारे गरीबों से पैसा लिया जा चुका है, मगर गरीबों को मकान नहीं दिया जा रहा, चाबी नहीं दी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं गरीबों को चाबी मकान की, तो ये कह रहे हैं कि गरीबों के मकान को तोड़ेगी भाजपा। हम तो दे रहे हैं चाबी, और जो नहीं दे रहे, जिसके मकान तैयार खड़े हैं, वहां पर पैसा केजरीवाल का नहीं लगा हुआ, वहां पर पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर का लगा हुआ है। ये बेचारे गरीब लोगों की क्या गलती है कि इन्होंने 1 लाख रुपया 10 साल पहले जमा कराया था, मगर इनको फ्लैट नहीं मिला है। इस दौरान दिल्ली के झुग्गी वालों ने भी अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि घर के लिए हमने पैसे जमा किए, सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटे, लेकिन अभी तक घर की चाबी नहीं मिली है। 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौड़ी गार्डन के दफ्तर को लगाए,
केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहाँ भी हम लोग कितने बार गए, हाथ जोड़े, भाई सर कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी है, पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी ITO भेज रहे हैं, कभी दफ्तर भेज रहे हैं, इन कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-10-14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। कहते जाते हैं रुक जाओ बहन जी हम बाद में दे देंगे, अब बाद में आना, ऐसे कहते रहते थे, भगा देते। हमको वोट जिता दो एक बार और, अब 2 बार का हो गया, अब 1 बार और जिता दो, 3 बार हो जाएगा, हम तुमको सब कुछ कर देंगे। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है यह हम ही को पता है। 1 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे, ये मैंने चक्कर काटते रहे, मगर अभी तक 13 साल से अभी तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है मकान की चाबी देने के लिए। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में झुग्गियों को हटाने को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आज से 10 साल पहले झुग्गियों को न हटाने का दावा किया था। अगर सच में अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी क्लस्टर के कल्याण के लिए काम किया होता तो उन्हें इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछते हुए कहा कि एक भी झुग्गी हटाए जाने पर केजरीवाल के इस्तीफा देने के दावे का क्या हुआ। एलजी साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। कहां गया केजरीवाल का कल का तेवर कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी झुग्गी उठाई गई? तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली में 30,000 35,000 वोटर जो है उठा के यहां से बाहर फेंक दिया जाता है, हमें पता भी नहीं है वो कहां है। कांग्रेस का व्यक्ति जब भी कोई भी अगर आता था झुग्गी तोड़ने के लिए तो हमारे लीडर उसके सामने होते थे। ये माना जाता था कि बुलडोजर के आगे कांग्रेस के लीडर लेट जाया करते थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाई हैं। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही आतिशी नामांकन से पहले रोड शो में इतना व्यस्त हो गईं कि नामांकन दाखिल करने का समय ही निकल गया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री रोड शो और रैली के साथ साथ कई कार्यक्रम कर रही थी, जिसके चलते नामांकन ऑफिस पहुंचने में उन्हें देरी हुई और उनका नामांकन नहीं हो पाया। पिछले विधानसभा चुनाव में आतिशी ने इसी सीट से जीत हासिल की थी। वहीं इस बार आतिशी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा से है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। पटपड़गंज विधानसभा से आप प्रत्याशी अवध ओझा ने अपने वोट को ग्रेटर नोएडा से पटपड़गंज ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था, जिसको चुनाव आयोग ने मान लिया है। चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि जल्द ही उनका नाम पटपड़गंज विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि चुनाव आयोग ने शिकायतों को ध्यान से सुनकर समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार के चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव से पहले तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली जिले में स्वीप के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज कार्यक्रम में दिल्ली के डीएम सन्नी कुमार सिंह ने वोट दे दिल्ली गाने को लॉन्च किया और सभी वोटर से अपील की कि वो आने वाली 5 तारीख को अपने मत का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।
अपना फर्ज निभाने का है वादा। हाथ उठाओ फैसला करो, आओ मिलके अपना शहर संवारो। देश की तकदीर अपने हाथों में, एक वोट से बदल दो सारी राहों में। छोड़ो बहाने, आए मिलके चले ले, सब मिलकर कहे वोट दे दिल्ली वोट दे, वोट दे वोट दे दिल्ली के जोश से, हर गली हर मोहल्ले के हौसले से। वोट दे तेरा वोट है ताकत, बदले शहर ये है अब की बात। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कुछ खास तैयारियां हैं। एक नया सॉन्ग जो है इलेक्शन को लेकर के लॉन्च किया गया है। दिल्ली के डीएम सनी कुमार सिंह हमारे साथ हैं। क्या खास है इस सॉन्ग में और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बेसिकली मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि इस बार 5 फरवरी को जब भी चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के सारे लोग, सारे वर्ग के लोग, सारे एज के लोग, खास करके नई दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वोटर टर्नआउट बहुत कम है, 50-55% के आसपास रहता है। तो इस चीज़ को इस बार, ये जो हमारा रिकॉर्ड पीछे से बना हुआ है, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा रिकॉर्ड है, उसको तोड़ने के लिए ये सॉन्ग बेसिकली एक जरिया है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको अपील करने के लिए, और ख़ास करके यूथ को अपील करने के लिए। कुछ नया और भी करने जा रहे हैं सो दैट कि जो वोटर्स हैं या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ जो मदर्स हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए आएँ और अपनी भागीदारी इस चुनाव में दें। जो भी हमारा पोलिंग बूथ होता है, हर पोलिंग बूथ पे फीडिंग यूनिट रहेगा, क्रैच की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके साथ साथ सिंस ठंड होता है तो ठंड में बैठने के लिए वेटिंग एरिया, वहाँ पे हीटर। तो इस बार जो हमारे AMF होते हैं, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, हम वो मिनिमम वाले लेवल को ब्रीच करना चाह रहे हैं। हम मिनिमम पे नहीं रुकेंगे, हम उससे बढ़ के और बहुत सारी फैसिलिटी देंगे ताकि आपको कन्वीनियंट रहे जब आप वोट करने आए। इसके साथ साथ जो क्यू मैनेजमेंट है, कितना कौन से पोलिंग स्टेशन पे कितनी बड़ी क्यू है, कितनी बड़ी लाइन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन इस बार मोबाइल के थ्रू आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। फेक वोटर्स को लेकर के आइडेंटिफिकेशन, क्या कुछ शिकायतें आपके पास आई हैं ऐसे फेक वोटर्स, रोहिंग्या वोटर्स जिनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस चुनाव में? 17 तारीख को हमारा जो रोल है, सप्लीमेंट्री रोल, वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद से इस पे जो भी टिप्पणी है हम कर पाएंगे। अभी वो सारा चीज़ प्रोसेस में है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी ECI का गाइडलाइन है, फॉर्म 6 का, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के डिस्पोजल का, वो गाइडलाइन ने जितने भी नॉर्म्स दिए हुए हैं उससे एक्स्ट्रा कॉशियस होकर हम और भी बहुत चीज़ को फॉलो करके इसकी डिस्पोजल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे अपील है डीएम साहब की कि जितने भी वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हों या पुराने वोटर, वो जाएं 5 तारीख को वोट कास्ट करें और राजधानी को एक अच्छी और साफ़ सुथरी सरकार दें। मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और आइए अब दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की ओर चलते हैं। देश के किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में आज ही के दिन किसानों के लिए कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में किसानों को करीब 1,70,000 करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना का बजट 69,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो किसानों को जोखिमों के समय बड़ी आर्थिक मदद कर रही है। इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। देश का अन्नदाता देश के लोगों का पेट भरने के लिए हर मौसम में दिन रात अपने खेतों में काम करता है, लेकिन कई बार मौसम की मार, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि या तेज बारिश जैसी परिस्थितियों में किसान की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को इसी मुसीबत से बचाने के लिए PM फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के किसान बहुत ही कम प्रीमियम देकर अपनी फसलों का बीमा करवा रहे हैं। सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5%, वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम सिर्फ 5% ही किसान को देना होता है, बाकी शेष प्रीमियम सरकार देती है।
यह योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम के चलते उनकी फसल खराब हो जाती है। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने और किसानों को सही और समय से बीमा राशि का भुगतान हो, इसके लिए इस योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया गया है, जिसमें फसल से संबंधित डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस योजना में टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए 824 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसका कुल बजट 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस योजना में जोखिम कवरेज फसल की बुआई से लेकर भंडारण तक होता है। पिछले साल किसानों से 8 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 4 करोड़ से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला, जिसमें किसानों को दावे के रूप में 1,70,000 करोड़ रुपए मिले हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। अभी हम आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के प्रथम दिन अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में पवित्र स्नान कर चुके हैं। अभी भी लाखों लोग लगातार गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति के ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। कहा जा रहा है कि ये शुभ संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। त्रिवेणी के संगम में सुबह से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसके साथ ही 1 महीने के कल्पवास की शुरुआत भी आज से हो गई। एक तरफ जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग संगम किनारे कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन कर रहे हैं। तो महाकुंभ शुरू हो चुका है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव, आधुनिकता के साथ ये शुरू हो चुका है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है, महाकुंभ सामाजिक और आर्थिक विकास का भी प्रतीक है। 144 सालों में पहली बार पूर्ण कुंभ का अद्भुत संयोग। संगम नगरी में देश विदेश से साधु संत पहुंच रहे हैं। 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्नान के लिए घाटों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में श्रद्धालुओं के आंकड़े साझा करते हुए लिखा कि मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम स्नान पर्व पर आज 1.5 करोड़ सनातन आस्थावानों ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रथम स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने में सहभागी महाकुंभ मेला प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस, नगर निगम प्रयागराज, स्वच्छता ग्रहियों, गंगा सेवा दूतों, कुंभ सहायकों, धार्मिक सामाजिक संगठनों, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया जगत के बंधुओं सहित महाकुंभ से जुड़े केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी विभागों को हृदय से साधुवाद। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नई दिल्ली में 11 से 14 फरवरी तक तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और DMG इवेंट्स संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं।
ये वैश्विक सभा दुनिया भर से ऊर्जा नेताओं, नीति निर्माताओं और नव प्रवर्तकों का गवाह बनेगा, ताकि क्षेत्र की सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान किया जा सके और एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए समाधान निकाला जा सके। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह मना। गांधीनगर के लावण देहगाम स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में 447 छात्रों के अलावा नौसेना के 11 अधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वविद्यालय के छात्रों को डिग्री प्रदान की। अपने दीक्षांत भाषण में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के छात्रों को देश के विकास में योगदान देने की अपील की। इस मौके पर गुजरात के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई समेत अन्य लोग मौजूद थे। – 2024 में एप्पल ने भारत से 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात किया। कंपनी को केंद्र सरकार की PLI स्कीम का फायदा मिला और 2023 के $9 बिलियन के निर्यात के आंकड़े से आगे बढ़कर 2024 के एप्पल के बाहरी शिपमेंट ने रिकॉर्ड $12.8 बिलियन के आंकड़े को छू लिया। इंडस्ट्री के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक ये सालाना आधार पर 42% की बढ़ोतरी दिखाता है। इस दौरान 15 से 20% का लोकल वैल्यू एडिशन हुआ और घरेलू उत्पादन में लगभग 46% की वृद्धि दर्ज हुई। जानकारी के मुताबिक जब PLI योजना शुरू की गई थी तब लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 5 से 8% था। यदि मौजूदा गति जारी रहती है तो एप्पल को अगले कुछ वर्षों में वार्षिक उत्पादन में $30 बिलियन का लक्ष्य हासिल हो सकता है। इससे वैश्विक आईफोन उत्पादन इकोसिस्टम में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा 14% से बढ़कर 26% से ज्यादा हो जाएगी। भारत में साक्षरता दर में 1% की वृद्धि से महिला मतदाताओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। SBI की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट में देश में साक्षरता दर और महिला मतदाताओं की संख्या में संबंध पर फोकस किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में 2024 में करीब 1 करोड़ 80 लाख महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या दिखाती है कि बेहतर साक्षरता दर में 45 लाख महिलाओं का योगदान रहा। SBI की रिपोर्ट महिला मतदाताओं में बढ़ोतरी के फैक्टर्स पर फोकस करती है और साक्षरता, रोजगार और हाउस ऑनरशिप के महत्व पर जोर देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी रोजगार स्कीम की बदौलत महिला मतदाताओं की संख्या में 36 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सैनिटाइजेशन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसके कारण 2024 के चुनाव में 21 लाख महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए सामाजिक राजनीतिक प्राथमिकता में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।